गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो भी बाकी दो वीडियोस की तरह ही काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फरवरी मार्च 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे BSEH हरियाणा बोर्ड क्लास 10th साइंस का 2023 का सेट ए क्वेश्चन पेपर, वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ। देखिए, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने 2024 और 2025 के क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में डिस्कस किया था, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देखें। साथ ही क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सोचने और समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब आप तीनों पेपर्स देखेंगे तब आपको पैटर्न चेंज क्लियरली दिख जाएगा। एक्चुअली 2024 और 2025 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो 30 थे, लेकिन 2023 की बात करें तो वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 27 थे। मतलब बोर्ड ने जो पैटर्न है वो चेंज किया है। इससे आपको ये समझ आएगा कि बोर्ड अपने पैटर्न को इवॉल्व करता रहता है और हमें फ्लेक्सिबल प्रिपरेशन करनी चाहिए। जब आप 3 साल के पेपर्स एक साथ एनालाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिरकार कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, चाहे पैटर्न चेंज हो। आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, बोर्ड की डिमांड एग्जैक्टली क्या है, पैटर्न चेंज होने के बावजूद कोर कॉन्सेप्ट सेम है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं समझेंगे, बल्कि मैं आपको बताने और समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार 2023 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या था, जहां पर हमने बात करी 27 क्वेश्चंस वाले स्ट्रक्चर कैसा था, मार्किंग स्कीम कैसे समझें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इस स्पेसिफिक पैटर्न के लिए, आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी जो डायरेक्टली मार्क्स लाने में आप लोगों की पूरी तरीके से हेल्प लाएगी, इवन करेगी भी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फरवरी मार्च 2026 बोर्ड्स के लिए क्या फोकस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीरियसली अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, इवन एक सेकंड भी नहीं, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि एंडिंग तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के द्वारा। तो चलो शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। तो ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डाइव इन इट। जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई विद गुरु चेला के इस नए एपिसोड में। सो ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ दैट वी हैव द PDF, तो सबसे पहले चलिए पेपर का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझते हैं और 2024 और 2025 से कंपैरिजन भी करते हैं। तो देखिए, बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें तो कोड नंबर आप देख सकते हैं 105 इसका कोड नंबर है। सीरीज की बात करें तो आप देख सकते हैं सेकेंडरी ऑब्लिक एनुअल 2023 सेट ए मेंशन्ड है। टोटल टाइम की बात करें तो 3 आवर्स लगभग 180 मिनट्स का आप लोगों को टाइम मिलता है आंसर राइटिंग के लिए। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। एंड टोटल पेजेस की बात करें तो 15 प्रिंटेड पेजेस में आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर मिला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 27 क्वेश्चंस हैं। अगर हैंड हम बात करें 2024 और 2025 के क्वेश्चन पेपर की, तो वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो 30 थे। तो यहां पर जो है इंपॉर्टेंट है पैटर्न के डिफरेंस को समझना, काफी ज्यादा ये जो है क्रिटिकल है समझना कि 2023 में जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 27 थे। थोड़ा डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का, जो कि हम इस पेपर के अंदर देखने, जानने और समझने का प्रयास भी करेंगे।
वहीं अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है जहां पर हमने 2024 और 2025 के क्वेश्चन पेपर को डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहां पर जो पैटर्न था वो स्लाइटली चेंज हुआ। मार्क्स सेम है, 60 मार्क्स का ही आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घबराएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि बोर्ड फ्लेक्सिबल है और हमें कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए, नॉट जस्ट क्वेश्चन नंबर्स पर। तो पेपर जो है वो डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में। सेक्शन ए है फिजिक्स, सेक्शन बी है केमिस्ट्री एंड लास्ट सेक्शन सी है आप लोगों का लाइफ साइंस। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर हम सेक्शंस के बारे में बात करें तो सेक्शन ए की अगर हम बात करें जो कि फिजिक्स का है, जहां पर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। वहां पर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि 1 मार्क ईच, टोटल आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। वहीं उसके बाद 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, यानी कि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 6 मार्क्स के। एक जो है मीडियम आंसर है 4 मार्क्स का, एंड एक जो है लॉन्ग आंसर है विद चॉइस जो कि 6 मार्क्स का है। टोटल फिजिक्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का आप लोगों का पोर्शन है फिजिक्स का 2023 के इस क्वेश्चन पेपर में। बात करें सेक्शन बी की, जो कि केमिस्ट्री का सेक्शन है, और जहां पर हमें क्वेश्चंस नजर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, जहां पर 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 मार्क ईच, यानी कि 3 मार्क्स के हैं। 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि 2 मार्क्स ईच, यानी कि 8 मार्क्स का। एक लॉन्ग आंसर है विद इंटरनल चॉइस जो कि लगभग 6 मार्क्स का है। टोटल केमिस्ट्री की बात करें तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 17 टू 19 मार्क्स की है। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, जो कि है सेक्शन सी, लाइफ साइंस और बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक यहाँ पर क्वेश्चंस हैं लाइफ साइंस के, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 1 मार्क ईच, यानी कि 5 मार्क्स के। 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं 1 या 2 मार्क्स के हैं आई थिंक, जो कि लगभग 6 से 7 नंबर दिलाते हैं। एक मीडियम आंसर है 4 मार्क्स का, एक लॉन्ग आंसर है विद चॉइस 6 मार्क्स का। तो टोटल बायोलॉजी की बात करें तो वेटेज जो है वो 21 से लेकर 22 मार्क्स का वेटेज रखता है बायोलॉजी सेक्शन। तो यहां पर आप लोग जो है की पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए। एमसीक्यूज यहां पर कम है एज कंपेयर टू 2024 और 2025 का क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें। लॉन्ग आंसर्स का वेटेज ज्यादा है, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर नजर आए हैं। और अगर हम 24-25 के क्वेश्चन पेपर को देखें तो वहां पर केवल 4 मार्क का क्वेश्चन नजर आता है, ठीक है, या फिर 5 मार्क का क्वेश्चन नजर आता है, 6 मार्क का क्वेश्चन एक भी नजर नहीं आता है। इंटरनल चॉइसेस जो हैं वो दिए गए हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में। और आप लोग जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पर ज्यादा फोकस करिएगा, डायग्राम्स का इंपोर्टेंस बिल्कुल सेम है। अब कंपैरिजन करें 2024 और 2025 के पैटर्न से, तो 2024 और 25 में बोर्ड ने मोर एमसीक्यूज ऐड किए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़ाए। 2023 में सब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस था। ये ट्रेंड दिखाता है कि बोर्ड बहुत स्किल्स टेस्ट करना चाहता है। फैक्चुअल नॉलेज जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन जो कि लॉन्ग आंसर्स पर बेस्ड है। तो प्रिपरेशन में दोनों ही एस्पेक्ट जो हैं वो कवर करने हैं आप लोगों को। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं। सामान्य निर्देश हैं जिनका पालन आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को बता दें कि जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो लोग ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये काफ़ी क्रूशियल होते हैं समझने। और इंस्ट्रक्शन 1 की बात करें तो वो है सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। इवन अगर आपको पूरा नहीं आता है तो भी कुछ ना कुछ लिखना है रिलेटेड पॉइंट्स। 27 क्वेश्चंस हैं, सबके साथ डील करना आप लोगों को पड़ेगा। और बात करें एमसीक्यूज में तो यहां पर दूसरा इंस्ट्रक्शन यहां पर निकल कर आता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सही ऑप्शन आप लोगों को लिखना है। एमसीक्यूज में सिर्फ ए बी सी या डी लिखना ये आप लोगों को क्लियरली होना चाहिए। कटिंग ओवरराइटिंग से अवॉइड करना है। मैसी लगता है काफी ज्यादा जब आप कटिंग वगैरह ज्यादा करते हैं या ओवरराइटिंग कर देते हैं। 12 जो है
वो जो 12 जो हैं इजी मार्क्स हैं, एमसीक्यूज से आप लोगों को डेफिनेटली मिलने वाले हैं, इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 की बात करें तो यहां पर है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस गिवन है, मतलब जो ओ आर लिखा है उसमें से एक ही क्वेश्चन आप लोगों को करना है, दोनों नहीं करने हैं, याद रखिएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका और चेकर जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाएगा। स्मार्ट चॉइस लेना इंपॉर्टेंट बनता है इस क्वेश्चन पेपर में, जो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। इंस्ट्रक्शन 4 है, हर क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं उसके सामने दिए हैं, मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को लिखना है। 1 मार्क का है तो लगभग 2 या 3 लाइन में काम हो जाएगा, 2 मार्क का है तो लगभग 4 से 5 लाइन में काम हो जाएगा, 6 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो लगभग आप लोगों को 1.5 से 2 पेज में आंसर डेफिनेटली लिखना चाहिए। ओवर राइटिंग से भी आप लोगों को ये जो है ओवर राइटिंग से भी आप लोगों को ये अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस जो कि आप लोगों को मिस नहीं करने हैं, वो है कि रोल नंबर जो है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पर लिखना कंपलसरी है, आंसर बुक के बीच में ब्लैंक पेजेस नहीं छोड़ने हैं, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। तो स्पेस मैनेजमेंट सोच समझ कर कीजिएगा, थॉटफुली आप लोगों को मैनेज करना है किस तरीके से आप लोगों को लिखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स पर कोई मार्क नहीं लगना है, एंड क्वेश्चन नंबर जो है वो सीक्वेंस में होना चाहिए, सीरियल नंबर जरूर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक सीक्वेंस मेंटेन करते रहिएगा। चेकर को काफी ज्यादा इजी होता है जब आप सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए तो मार्क्स डेफिनेटली कट हो सकते हैं, इवन अगर आंसर सही भी हो तो भी। तो ध्यान रखना आप लोग इन सभी इंस्ट्रक्शंस को, और इन्हीं को फॉलो करते हुए अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कीजिएगा अपने आंसर शीट में हर एक क्वेश्चन के आंसर को। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, बढ़ते हैं सेक्शंस की तरफ, समझते हैं किस थीम पर किस टॉपिक को ज्यादा प्रीफरेंस दिया है 2023 के क्वेश्चन पेपर में। अगर आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को समझ गए हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स सेक्शन में यस कर मुझे जरूर बताएं। मुझे भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है जब आप कमेंट्स में मुझे बताते हैं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो देखिए ये है सेक्शन ए फिजिक्स का। फिजिक्स के सेक्शन की बात करें तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 हमें देखने को मिलता है जो कि नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको डिस्कस करना, इसको रिकॉर्ड करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूछ रहा है कि किसी सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु होता है, या फिर हम इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई इज 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर और एट लास्ट 2.5 मीटर। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये ह्यूमन आई एंड विजन यानी कि जो आपका चैप्टर है जहां पर हम बात करें द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें से ये पूछा गया है। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट को समझने की तो यहां पर कहा है नियर पॉइंट, ठीक है। नियर पॉइंट का मतलब होता है नियरेस्ट डिस्टेंस, जहां तक हम क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बिना स्ट्रेन के, बिना किसी दर्द के। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए यह डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है। इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी भी हम बोल देते हैं सिंपली। तो ये जो है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। ये डायरेक्ट जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है और 1 मार्क कंफर्म अगर ये याद है तो। सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप में भी ये जो वैल्यू है ये यूज होती है कैलकुलेशंस के लिए। तो आप लोग जो हैं जस्ट ऑप्शन लिख सकते हैं, जो क्लियरली आप लोगों को मेंशन करना चाहिए, ऑप्शन बी दैट इज 25 सेंटीमीटर। कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये 1 मार्क का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी कि 25 सेंटीमीटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स
देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जिस चैप्टर में से पूछा गया है वो चैप्टर हमारे अब के सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, 2024 में भी नहीं था, 2025 में भी नहीं था। ठीक है, तो ये आप लोगों को फिर भी समझ लेना है। तो देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये जो है एनर्जी सोर्स चैप्टर से रिलेटेड है और इसका आंसर की बात करें तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्चुअली नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो नेचुरली मिलता है, जैसे पानी, मिट्टी, हवा, सब नेचुरली अवेलेबल है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक से करें, चाहे थर्मल प्लांट से करें या रिन्यूएबल सोर्सेज के द्वारा करें। इलेक्ट्रिसिटी एक सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है, प्राइमरी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। आप लोगों को कंफ्यूजन जो है बिल्कुल अवॉइड करनी है। अक्सर आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो पानी से बनती है, हाँ, लेकिन पानी नेचुरल रिसोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोडक्ट है जो हम प्रोड्यूस करते हैं। रियल लाइफ कनेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे पेट्रोल क्रूड ऑयल से बनता है, क्रूड ऑयल नेचुरल रिसोर्स है बट पेट्रोल प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, जस्ट लाइक दैट। तो यहां पर सही आंसर जो है वो होगा सी, इलेक्ट्रिसिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डैश। ऑप्शंस आर एम्पियर, न्यूटन, वोल्ट या फिर जूल। तो देखिए ये तो एब्सोल्युटली बेसिक सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल होता है आई, और ये जो है करंट का फॉर्मूला में भी होता है, याद रखिएगा, कंप्लीट सेट होता है एक। एम्पियर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, जो कि करंट का यूनिट होता है। वोल्ट यानी कि जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। तीसरा होता है ओम, ठीक है, जो कि रेसिस्टेंस का यूनिट होता है। चौथा होता है जूल, जो कि एनर्जी का यूनिट होता है, जिसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट का होता है वॉट, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू से, जिसको रिप्रेजेंट करा जाता है, जो कि पावर का यूनिट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में भी यूज होंगे इलेक्ट्रिक मोटर और कैलकुलेशंस में। तो ऐसे बेसिक एसआई यूनिट्स के क्वेश्चंस में सेकंड गैसे आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। पहला जो आंसर दिमाग में आए वही यूजली आप लोगों का सही होता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिजिक्स के अंदर जितने भी यूनिट बेस्ड जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप लोगों को माइंड में क्लियर कर लेने हैं, ताकि आप लोगों को ड्यूरिंग एग्जामिनेशन किसी भी प्रकार का इश्यू, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो भी आउट ऑफ सिलेबस है। अगर हम बात करें 2024-2025 के पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो यहां पर है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो एनर्जी रिसोर्स चैप्टर का अगेन ये जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा लगता है, ऐसे लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि हम केबीसी के मंच पर हों। तो ऑप्शंस देख सकते हैं, नर्मदा, गोदावरी, गंगा एंड एट लास्ट यमुना। एक्चुअली टेक्निकली बोलें तो टिहरी डैम जो है भागीरथी रिवर पर बना है, जो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है। लेकिन ऑप्शंस में गंगा दिया है, तो वही करेक्ट आंसर है बोर्ड के अकॉर्डिंग। अगर हम लोकेशन पर जाएं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें, तो उत्तराखंड में है ये, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिकली। इंडियाज वन ऑफ द हाईएस्ट डैम है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 260 मीटर इसकी हाइट है। आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, क्या पता मैं यहाँ पर गलत हूं। लेकिन ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट था उस टाइम पीरियड के दौरान, और ये जो डैम है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का एग्जाम्पल है, यहाँ पर पूछा जा सकता था। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के द्वारा यहाँ पर पूछा जा सकता था। इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का डिबेट पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। एंड मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो ऐसे फैक्चुअल जीके टाइप क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कीजिएगा। यूजुअली एनसीईआरटी एग्जाम्पल से ही ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वाई डू स्टार्स ट्विंकल। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं।
तो इसका सही आंसर मैं कहूं तो ये आप लोगों का चैप्टर जो है लाइट, उसमें से ये पूछा गया है। इवन लाइट के साथ जो नेक्स्ट चैप्टर आता है द कलरफुल वर्ल्ड, उसके अंदर से ये स्पेसिफिकली है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये। अगर हम बात करें इसका आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं, तो स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन व्हेन स्ट्रेट when starlight enters earth atmosphere, it passes through air layers of different densities and temperatures. The continuously changing atmospheric conditions cause the light rays to bend differently at different times. This makes the apparent position of stars change slightly and randomly, causing the twinkling effect we observe. तो देखिए, स्टार्स टिमटमाते क्यों हैं? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जब स्टारलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो डिफरेंट डेंसिटीज और टेम्परेचर्स वाली एयर लेयर से पास होती है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, तो लाइट रेज की बेंडिंग भी चेंज होती रहती है। इस वजह से स्टार्स की एपरेंट पोजीशन थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है और हमें वो ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखता है। तो की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को आंसर में होने चाहिए। पहला है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो कि मेन फिनोमिनन है। दूसरा है डिफरेंट डेंसिटी लेयर्स, जो कि कारण आप तौर पर लिख सकते हैं। चेंजिंग कंडीशंस, क्यों कंटिन्यूसली होता है। चौथा एपरेंट पोजीशन चेंजेस, ये बताता है कि आखिरकार रिजल्ट क्या है। तो लगभग 4 से 5 लाइन इनफ है 2 मार्क के लिए। एंड टेक्निकल टर्म्स आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है, जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी एंड फ्लो मेंटेन करना है आप लोगों को। कॉज टू इफेक्ट, कारण से लेके इफेक्ट तक पहुंचना है। डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है तो आप बना सकते हैं। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते क्योंकि वो क्लोजर हैं और एक्सटेंड सोर्सेज की तरह एक्ट करते हैं। ये भी इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी बुक के अंदर है, ये भी पूछा जा सकता है। और मल्टीपल पॉइंट से लाइट आती जाती है जो एवरेज आउट हो जाती है, बट ये 2 मार्क्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगेन उस चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा गया है जो फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर से है, ये इंपोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो बात करें तो देखिए, एक अच्छे एनर्जी सोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला कि हाई एनर्जी आउटपुट देना चाहिए, मतलब थोड़ी क्वांटिटी से ज्यादा एनर्जी मिले, जैसे पेट्रोल, छोटी क्वांटिटी लेकिन ज्यादा एनर्जी। दूसरा, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, बार बार एफर्ट नहीं लगनी चाहिए ढूंढने फिरने में। तीसरा, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, सेफली स्टोर कर सकें, सेफ्टी और सेफली ट्रांसपोर्ट कर सकें। चौथा, इकोनॉमिकल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए कि कॉमन लोग उसे यूज ना कर सकें, उसको उपभोग ना कर सकें। पांचवा पॉइंट कहूंगा कि सेफ और पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, या कम पॉल्यूशन वो क्रिएट करे ये होना चाहिए, एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि हार्मफुल वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करे तो ही बेहतर है। तो आप लोग जो है पॉइंट वाइज इसका बेहतर तरीके से आंसर लिख सकते हैं, चेकर को क्लियर दिखता है। और 5 से 6 पॉइंट में से कोई भी आप लोग जो है 5 पॉइंट लिख सकते हैं, फुल मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है। हर पॉइंट को एक लाइन में एक्सप्लेन करिएगा ब्रीफली। एग्जाम्पल जो है वो ऑप्शनल है, अगर स्पेस हो तो ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो आप ऐड कर सकते हैं, अगर उनके बारे में बात करूं तो आप ऐड कर सकते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो कि गुड सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल हैं, क्लीन है। फोसिल फ्यूल्स की बात कर सकते हैं जो कि गुड एनर्जी आउटपुट हैं लेकिन पॉल्यूशन प्रॉब्लम है इनके साथ। न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर सकते हैं जो कि हाई आउटपुट हैं लेकिन सेफ्टी कंसर्न बहुत है इनके साथ। आप लोगों को इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 मिनट देनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं देने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक करंट
of 0.5 ampere flows through the filament of an electric bulb for 5 minutes. What will be the electric charge flowing through the wire? किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आदेश आवेश ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम बात करें किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत प्रवाहित से प्रवाहित विद्युत आवेश क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो गिवन डाटा सबसे पहले आप लोगों को क्लियरली समझ लेना है। हमारे पास करंट गिवन है यानी कि आई, जो कि है 0.5 एम्पियर। टाइम गिवन है यानी कि टी 5 मिनट्स। अगर इसको सेकंड्स में तब्दील करें तो 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 सेकंड्स हमें मिलते हैं। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, याद रखिएगा। फाइंड क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना है यानी कि क्यू निकालना है। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू में टी, जहां पर हम बात करते हैं चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप है कि आप कन्वर्ट करें टाइम टू एसआई यूनिट, यानी कि टी कितना है 5 मिनट्स, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से 5 को, कितना आ जाएगा 300 सेकंड्स। देन उसके बाद अप्लाई करें फॉर्मूला, जो कि है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्यू निकालना है, क्यू इज इक्वल टू लिखें, आई हमारे पास है 0.5 इंटू 300 क्यू बराबर आ जाएगा 150 कॉलम। तो आंसर क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू 150 कॉलम्स। आंसर राइटिंग फॉर्मेट की बात करें तो आप लिखिएगा गिवन, देन टू फाइंड, देन फॉर्मूला, देन सॉल्यूशन, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इज इक्वल टू 150 कॉलम्स। तो आप लोगों को कुछ बोनस टिप्स की मैं बात करूं जो देना चाहता हूं, वो ये है कि यूनिट्स कन्वर्ट करना कभी मत भूलिएगा। माइन्यूट को सॉरी मिनट्स को आप लोगों को सेकंड में तब्दील करना ही करना है। फॉर्मूला जरूर लिखना है सेपरेटली, मार्क्स मिलते हैं फॉर्मूला के भी। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिखाना है, इवन सिंपल कैलकुलेशन है। और फाइनल आंसर को अंडरलाइन या एक तरीके के बॉक्स में आप लोगों को प्रॉपर यूनिट के साथ बंद कर देना है। यूनिट लिखना कंपलसरी है। लगभग मैं बात करूं, जैसे आप लोग 150 लिखोगे विदाउट सी, तो मार्क्स आप लोगों के कट सकते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आप लोग अक्सर करते भी हैं। टाइम को 5 ही रख देते हैं, 300 सेकेंड्स बनाना जरूरी है, याद रखिएगा। फॉर्मूला नहीं लिखते हैं काफ़ी लोग, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देते हैं, ये भी आप लोगों को अवॉइड करना है। यूनिट नहीं लिखते हैं फाइनल आंसर में, जो कि आप लोगों को लिखनी चाहिए। सिली कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, जैसे 0.5 इंटू 300 केयरफुली आप लोगों को डेफिनेटली लिखनी चाहिए। तो अगर हम बात करें कंसेप्ट की, क्या कंसेप्ट है, तो चार्ज का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, करंट मतलब चार्ज फ्लो रेट हर यानी कि हर सेकंड पर जो हम बात करते हैं, इसलिए टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें करंट इनटू टाइम करते हैं। तो इसके लिए लगभग आपको 4 से 5 मिनट देने हैं। कैलकुलेशन सिंपल सी है, जो चीज बताई है उसको डिटेल में आप लोगों को लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम एंड राइट इट्स प्रिंसिपल। 4 मार्क का ये क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है आप लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर है, उसके अंदर से ये पूछा गया है। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड इंपोर्टेंट टॉपिक भी है। तो आप लोगों को सबसे पहले डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है। तो एज वी ऑल नो डैट कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। और ये जो है यूज होता है काफी सारे अप्लायंसेस में, जैसे फैंस, वॉशिंग मशीन्स, मिक्सर्स, ठीक है, इन जगह इसका यूज होता है। और रोटेशन प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई से, डेली लाइफ में बहुत यूज होता है इसका, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। और हम जो है सब मेन मोटर ही होती है जो रोटेट करती है पंप्स के अंदर, याद रखिएगा वो भी मोटर ही है। दूसरा है प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर किस पर काम करती है, तो ये काम करती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर, ठीक है।
तो मोटर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर काम करती है। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। ये फोर्स करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होता है। इस फोर्स की वजह से कॉइल रोटेट होने लगती है कंटिन्यूसली। तीसरा है विद लेबल्ड डायग्राम। तो आप लोगों को एक लेबल डायग्राम बना लेना है, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को डायग्राम बनाना है। मैं आप लोगों को बता दूं तो इसेंशियल कंपोनेंट्स जो आप लोगों को डायग्राम में यूज करने हैं वो है रेक्टेंगुलर कॉइल, जैसे ABCD नाम दे दिया, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, स्प्लिट रिंग कम्यूटर, और कार्बन ब्रशेस का आप लोगों को यूज करना है, बैटरी और पावर सोर्स का यूज करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट एरोज से दिखाने हैं आप लोगों को कॉइल में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप लोगों को दिखानी है, एरोज ऑन बोथ साइड्स ऑफ कॉइल AB एंड CD आर्म्स, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी सर्कुलर एरो शोइंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। आप लोगों के NCERT बुक के अंदर काफी बेहतर तरीके से ये कंसेप्ट और डायग्राम दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं इसका वर्किंग भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आई थिंक नहीं करना है, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। तो स्प्लिट रिंग जो कम्यूटेटर होता है वो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एवरी हाफ रोटेशन विच मेंटेन्स कंटिन्यूअस रोटेशन इन द सेम डायरेक्शन। तो आप लोगों के लिए मैं एग्जाम टिप्स यहाँ पर देना चाहूंगा। डायग्राम जो है नीट और लेबल्ड होना चाहिए। 2 मार्क यहाँ से डेफिनेटली आप लोगों को मिलने वाले हैं। फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो जरूर आप लोगों को मेंशन करना है, ये इसका कीवर्ड है। स्प्लिट रिंग का फंक्शन मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विशेस मोटर फ्रॉम सिंपल रोटेटिंग कॉइल। अगर डायग्राम अच्छा बना और सब लेबल्स हैं तो एक्सप्लेनेशन थोड़ी छोटी भी चलेगी। यहाँ पर आप लोगों को 4 मार्क्स क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 मिनट लगेंगे, इवन आपको देने भी चाहिए इतना समय। डायग्राम टाइम लेता है, ठीक है। जो आप लोगों को जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है वो ये है कि स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर मिस कर देते हैं काफी लोग, तो ये एक की कंपोनेंट है जो आप लोगों को मिस नहीं करना है। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल आप लोग जो है लिख देते हैं, वो जनरेटर के लिए है। डायग्राम में लेबल्स नहीं होते, मार्क्स कट हो जाते हैं, याद रखिएगा। डायरेक्शन एरोज नहीं दिखाते, याद रखिएगा कुछ डिफरेंस है। मोटर क्या होती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर एप्लीकेबल है। जनरेटर की बात करें तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है। बोर्ड्स में दोनों कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्ग आंसर विद इंटरनल चॉइस। तो अब आता है फिजिक्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, 6 मार्क्स का, जिसमें इंटरनल चॉइस भी है, मतलब 2 ऑप्शंस हैं और एक चूज करना है जो आप पे बेहतर तरीके से आता हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 हैज 2 कंप्लीट ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, and option B is draw a ray diagram to show the image formed by a convex lens when the object is placed between principal focus यानी कि f1 and 2f1. Option C is what is the focal length of convex mirror whose radius of curvature is 36 centimeter. तो आई थिंक हाँ ये क्वेश्चन है। अब देखो हम विस्तार पूर्वक इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमें पता है कि इंसिडेंट रे यानी कि जो आने वाली किरण होती है, रिफ्लेक्टेड रे जो होती है जो वापस जाने वाली किरण होती है, और जो नॉर्मल होता है यानी जो परपेंडिकुलर जो लाइन सरफेस पर होती है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब 3D स्पेस में एक फ्लैट सरफेस पर सब कुछ होता है। वहीं दूसरे नियम की बात करें, सेकंड लॉ की बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो यहां पर हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। जिस एंगल से रे आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो ये दोनों लॉज जो हैं आप लोगों को क्लियरली अलग अलग लिखने हैं। डायग्राम बना सकते हैं, डेट शोइंग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल विद एंगल्स। ऑप्शनल है लेकिन काफी ज्यादा हेल्पफुल भी है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर करनी है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R जरूर लिखना है आप लोगों को।
अब बात करते हैं पार्ट बी पर, जो कि है रे डायग्राम बेस्ड, कन्वेक्स लेंस पर बेस्ड है ये। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो जब ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के f1 और 2f1 के बीच हो, तो इमेज जो है वो 2f2 के बाद बियॉन्ड 2f2 बनती है। साइज बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से, मैग्नीफाइड इमेज बनती है। नेचर की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टी और स्क्रीन पर मिल सकती है। ये केस प्रोजेक्शन सिस्टम्स में यूज होता है, जैसे सिनेमा प्रोजेक्टर, छोटी फिल्म को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए। तो करेक्ट डायग्राम विद प्रॉपर रे कंस्ट्रक्शन आप लोगों को 1.5 नंबर दिलाएगा। करेक्ट लेबल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को आधा नंबर दिलाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है पार्ट सी। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 36 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। हमारे पास जो गिवन है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। जो निकालना है वो है फोकल लेंथ, और फॉर्मूला हमें पता है फॉर एनी स्फेरिकल मिरर कनकेव और कन्वेक्स वी कैन यूज f इज इक्वल टू r अपॉन 2। तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो f इज इक्वल टू जाएगा 36/2, दैट्स कॉल्ड f इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है आप प्लस 18 सेंटीमीटर आंसर में लिख सकते हैं। कंसेप्ट की क्लैरिटी की बात करें तो जो कन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कनकेव मिरर की बात करें तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। साइन कन्वेंशन आई होप आप लोगों ने समझा होगा। फॉर्मूला यूज करते हैं f इजिकल टू r/2, दोनों मिरर्स के लिए सेम होता है। तो देखिए साइन मेंशन करना अच्छा है, प्लस 18 सेंटीमीटर लिखेंगे, काफी इफेक्टिव होगा। एंड फॉर्मूला सेपरेटली आप लोगों को लिखना चाहिए, यूनिट्स आप लोगों को जरूर मेंशन करनी है। तो टोटल टाइम जो आप लोगों को देना है वो है 10 से 12 मिनट इस ऑप्शन 1 के लिए। तो ये था ऑप्शन 1। अब हम बात करते हैं इसी के और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं वो अगर आप पे बेहतर तरीके से हो पाता है तो आप उसको कीजिएगा। देख सकते हैं अथवा कर है पार्ट ए, राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले में रिफ्लेक्शन पूछ लिया है, यहां पर रिफ्रैक्शन पूछ लिया है। तो देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन की, तो आप लोगों को पता है कि जो फर्स्ट लॉ रिफ्रैक्शन का है वो ये है कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल होता है टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सबके सब लाई करते हैं एक सेम प्लेन पर। वहीं सेकंड लॉ की बात करें जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कह सकते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसमें हम ये मेंशन कर सकते हैं एक बॉक्स के अंदर। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये बात भी आपको लिखनी चाहिए। तो यहां पर जो है आप लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है, और ये बताता है कि लाइट कितना बेंड होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो स्नेल्स लॉ का नाम मेंशन करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। इसका पार्ट बी की अगर हम बात करें तो वो है स्टेट द टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड फॉर, ये डायरेक्ट आपकी लोगों की एनसीईआरटी सेक्शन में से पूछ लिया गया है। तो यहां पर है जो स्टेट द टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड फॉर, पहला है हेडलाइट्स इन कार, दूसरा है रियर व्यू मिरर इन एनी व्हीकल, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। तो देखिए अगर हम कार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कार की, तो यहां पर हम यूज करते हैं, आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप कमेंट कर कर बता भी सकते हैं। तो देखिए हेडलाइट में कनकेव मिरर का यूज होता है, लेकिन क्यों होता है। सो देखिए जब बल्ब को कनकेव मिरर के फोकस पॉइंट पर रखते हैं तो जो भी लाइट रेज निकलती हैं वो पैरेलल बीम बन जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये पैरेलल बीम बहुत दूर तक जाती हैं और फोकस्ड रहती हैं। अगर प्लेन मिरर यूज करते हैं तो लाइट स्प्रेड हो जाती है हर डायरेक्शन में, जो कि वेस्ट होती है। अगर कन्वेक्स यूज करते हैं तो लाइट डाइवर्ज होगी और भी ज्यादा स्प्रेड होगी,
इसलिए कनकेव परफेक्ट चॉइस है हेडलाइट्स के लिए। रियल एप्लीकेशन की हम एग्जाम्पल की तौर पे बात करें तो सर्च लाइट्स की हम एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, टॉर्चेस की हम बात कर सकते हैं, स्टेडियम में जो लाइट्स होती हैं उनकी बात कर सकते हैं। सब जगह कनकेव मिरर्स यूज होते हैं फोकस्ड बीम के लिए। दूसरा है रियर व्यू मिरर इन एनी व्हीकल। तो देखिए रियल व्यू में सेफ्टी और अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्स मिरर का पहला एडवांटेज है फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा वाइड होता है। एक छोटे मिरर में भी पूरा पीछे का एरिया दिख जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। प्लेन मिरर यूज करते तो लिमिटेड व्यू होता, बहुत व्हीकल्स मिस हो जाते। दूसरा एडवांटेज है इमेज हमेशा इरेक्ट और अपराइट बनती है। उल्टी इमेज कंफ्यूजिंग हो जाती ड्राइवर के लिए, समझ नहीं आता कि पीछे क्या है और क्या नहीं। तीसरा एडवांटेज है इमेजेस जो हैं वो डिमिनिश्ड यानी कि छोटी होती हैं, मतलब ज्यादा ऑब्जेक्ट के साथ दिख जाते हैं, पूरी ट्रैफिक सिचुएशन समझ में आ जाती है। और वार्निंग साइन के तौर पे भी हम यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये लिखते हैं क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज की वजह से डिस्टेंस जज करना मुश्किल होता है, लेकिन ओवरऑल सेफ्टी के लिए कन्वेक्स बेस्ट है। तो आप लोगों ने ये लाइन देखी होगी, शीशे पे लिखी होती है कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, तो ये वार्निंग भी लिखी होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा कि मिरर टाइप क्लियरली स्टेट करिए फॉर ईच, मल्टीपल रीजंस दीजिए स्पेशली फॉर रियर व्यू, काफी ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे यहाँ पर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मेंशन करना आप लोगों की काफी बेहतर अंडरस्टैंडिंग शो होगी। डायग्राम ऑप्शनल है, अगर टाइम है तो बना सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हेडलाइट मिरर टाइप की बात करें तो आधा नंबर मिलेगा, और क्या रीजन है 1 नंबर मिलेगा, तो टोटल 1.5 नंबर मिलेगा। रियर व्यू की बात करें मिरर टाइप पर आधा नंबर मिलेगा, रीजन बताने पर 1 नंबर मिलेगा, टोटल 1.5 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गए। ठीक है, अब इसके पार्ट सी पर आते हैं। राइट द लेंस फॉर्मूला। तो देखिए एक मार्क में बस फॉर्मूला लिखना है विद मीनिंग्स ऑफ टर्म्स। लेंस फॉर्मूला सारे लेंस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होती है, कन्वेक्स हो या कनकेव, फॉर्मूला याद रखिएगा 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, जहां पर f जो है वो फोकल लेंथ है, v जो है वो इमेज का डिस्टेंस है, और u जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है लगभग 1 मिनट ही देना है। टोटल टाइम फॉर ऑप्शन 2 इज 10 से 12 मिनट, जैसे मैंने आप लोगों को ऑप्शन ए के अंदर बताया। तो अब बात करते हैं कौन सा ऑप्शन आप लोगों को चूज करना चाहिए। तो डिसीजन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें। चूज ऑप्शन 1 अगर रे डायग्राम्स कॉन्फिडेंटली बना सकते हैं, कन्वेक्स लेंस के केसेस अच्छे से याद हैं, सिंपल कैलकुलेशंस प्रीफर करते हैं, और डायग्राम्स में कॉन्फिडेंट हैं, तो ऑप्शन 1 चूज कीजिएगा। अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें, अगर आप लोग उसको चूज करते हैं तो कब कर सकते हैं, तब तब आप चूज कर सकते हैं जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में अच्छे से आई हो आपको। ठीक है, मिरर्स टाइप और डेली जो लाइफ यूजेस हैं वो आप लोगों को याद हो, रीजनिंग क्वेश्चंस कंफर्टेबल हो, स्नेल्स जो लॉ है वो आप लोगों को याद हो। तो मेरी खुद की जो पर्सनल रिकमेंडेशन है मैं वो ये कहूंगा, अगर मैं ये इस क्वेश्चन पेपर को करता तो डेफिनेटली ऑप्शन 2 को मैं जो है स्लाइटली इजियर मानता हूँ फॉर काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रिलेटेबल हैं, कार व्हीकल डेली देखते हैं, मल्टीपल स्मॉल पार्ट्स हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लॉज रिफ्रैक्शन की कंपेयर टू रिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग है, रीजनिंग क्वेश्चंस अच्छे मार्क्स देते हैं अगर प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया हो तो। बट अगर तुम्हारा डायग्राम ड्राइंग स्ट्रॉन्ग है और लेंस ऑप्टिक्स कंफर्टेबल है तो ऑप्शन 1 भी इक्वली गुड है। तो पेपर में दोनों क्वेश्चंस 5 मिनट्स में स्कैन करो, जो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हो वही सिलेक्ट करो, डोंट ओवर थिंक टू मच। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम जो है इस फिजिक्स के सेक्शन को एंड करते हैं। अब हम बात करेंगे आगे की, जो आपका केमिस्ट्री का सेक्शन है सेक्शन बी, वो किस तरीके से रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी इश्यू है, कोई भी आप लोगों के डाउट्स हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो बढ़ते हैं आगे, समझते हैं सेक्शन
बी को। तो चलिए अब हम बेहतर तरीके से सेक्शन बी केमिस्ट्री को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स इज करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही है आप लोगों का ऑप्शन, लेकिन मैं उसको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए यहां पर पूछा गया है कि यहां पर जो फॉलोइंग रिएक्शंस गिवन हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो स्टेट सिंबल के साथ कौन सी सही है, ये आप लोगों को यहां पर बतानी है। तो देखिए आप लोग कह रहे हैं आंसर सी है इसका, ठीक है। CO विच इज अ गैस प्लस 2H2 विच इज गैस एंड गिव्स CH3OH विच इज अ लिक्विड। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस्ड है, हम बात करें लेफ्ट साइड की तो आप देख सकते हैं एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, प्लस में 4 हाइड्रोजन है फ्रॉम 2H2, ठीक है। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर एक कार्बन है CH3OH में, प्लस में एक ऑक्सीजन है, प्लस में 4 हाइड्रोजन है। एटम्स जो हैं वो बैलेंस हो रहे हैं परफेक्टली, देख पा रहे हैं आप। दूसरा बात करें स्टेट सिंबल सही है, CO कार्बन मोनोक्साइड सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस है, गैसियस फॉर्म में है और ये रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल गैसियस फॉर्म में होती है। H2 की बात करें जो कि हाइड्रोजन है विच इज ऑल्सो अ गैस, ठीक है। CH3OH की बात करें जो कि मिथेनॉल है या फिर मिथाइल एल्कोहल है, जो कि एक प्रोडक्ट है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है ये, ठीक है। रिएक्शन की बात करें तो टेम्परेचर है 340 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की आवश्यक होती है। प्रेशर की बात करें 340 ATM, हाई प्रेशर नेसेसरी। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस का एक्चुअल कंडीशन है मिथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस क्यों गलत हैं, तो देखिए CH3OH गैस फॉर्म में नहीं बनता इस रिएक्शन में। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, लिक्विड फॉर्म में ही प्रोडक्ट मिलता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन से थोड़ा अबव पर। ऑप्शन बी क्यों गलत है, तो देखिए जो CO है वो लिक्विड स्टेट में नहीं होता नॉर्मली, CO का बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, तो रूम टेम्परेचर या रिएक्शन टेम्परेचर पर वो गैस ही होगा। अगर बात करें ऑप्शन डी क्यों गलत है, तो H2 लिक्विड स्टेट में नहीं है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर चाहिए हाइड्रोजन को लिक्विफाई करने के लिए। प्लस इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, लेफ्ट साइड 2H एटम्स, राइट साइड 4H एटम्स, जो कि बहुत बड़ा एक मिसमैच है। तो आप लोगों की कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पर कुछ कहूँ तो जो स्मॉल s होता है वो रिप्रेजेंट करता है सॉलिड फॉर्म को, जो स्मॉल l होता है वो रिप्रेजेंट करता है लिक्विड स्टेट को, जो स्मॉल g होता है वो रिप्रेजेंट करता है गैसियस फॉर्म को, और जो AQ होता है एक्वस वो होता है पानी में डिसॉल्व, ठीक है। तो स्टेट सिंबल्स लिखना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री इक्वेशंस में, ये आप लोगों की एक बोनस टिप है। टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस भी मार्क्स दे सकते हैं। बैलेंसिंग आप लोगों को चेक करनी है हमेशा, एटम्स काउंट कर लेने हैं दोनों तरफ, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के रियलिस्टिक कंडीशंस होते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये मिथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल स्केल पर यूज होती है, जो कि ऑप्शन सी की हम बात कर रहे हैं। मिथेनॉल फ्यूल, सोलवेंट और वेरियस केमिकल्स बनाने में यूज होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल आप लोगों का चैप्टर हुआ करता था, जो कि 2024 में हटा दिया गया, 2025 में भी नहीं है और 2026 के सिलेबस में भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, जो कि है एटॉमिक नंबर। यहां पर पूछा गया है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके आधार पर स्वीकार की गई है, एटॉमिक मास पर, एटॉमिक नंबर पर, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियंस पर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर। तो देखिए वो पूरी की तरह तैयार की गई है एटॉमिक नंबर पर, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो मेंडली पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, जब हम क्लास 9th की बात कर रहे होते हैं, तो 1869 में ये जो टेबल थी, ये बेस्ड हुआ करती थी एटॉमिक मास पर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पर। कुछ प्रॉब्लम्स थी इनके साथ कि आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन जो थी वो गलत थी, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन की पोजीशन जो थी वो अनक्लियर थी। वहीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये बेस्ड थी एटॉमिक नंबर पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर। एटॉमिक नंबर था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑल्सो इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। लेकिन बात करते हैं क्यों एटॉमिक नंबर बेटर है, क्योंकि पहला रीजन है ये यूनिक है। हर एलिमेंट का यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, कोई दो एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर नहीं रख सकते। ये जो है डेफिनेट आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर पॉसिबल हो पाती है। और दूसरा है आइसोटॉप प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। आइसोटॉप्स का सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एलिमेंट अगर हम बात कर रहे हैं, मास डिफरेंट हो सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा। क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर होता है। तीसरा हम प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपरली रिपीट होती हैं, और एक तरीके से फॉर्मूला कनेक्शन भी है। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। न्यूट्रॉन्स की हम बात करते हैं तो ए माइनस जेड की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अदर ऑप्शंस क्यों गलत हैं। पहला ऑप्शन है एटॉमिक मास, तो देखिए ओल्ड बेसिस था, ये काफी सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज देखने को मिले, इसलिए गलत है। ऑप्शन सी की बात करें न्यूक्लियंस की, तो मास नंबर के इक्विवेलेंट था ये, सेम प्रॉब्लम एज एटॉमिक मास। ऑप्शन डी की बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो वरी करते हैं आइसोटॉप्स में, यूनिक आइडेंटिफायर नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो है ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंटली ऑप्शन बी आप लिख सकते हैं। मेंडली वर्सेस मॉडर्न डिस्टिंक्शन जो है क्लियर होना चाहिए। एटॉमिक नंबर का इंपोर्टेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को आप बता दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 18 ग्रुप्स हैं जो कि वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, 7 पीरियड्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, और एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज होते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। What is chemical name of baking soda? Option A is sodium carbonate. Option B is sodium hydrogen carbonate. Option C is sodium chloride and option D is sodium oxide. तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके बारे में अगर बात करूं तो इसका कॉमन नेम जो है वो बेकिंग सोडा होता है। केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों ही सही है। केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। काफी सारे बच्चे जो हैं काफी कंफ्यूज होते हैं बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में। तो बेकिंग सोडा जो है उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला है NaHCO3। ये माइल्ड बेस होता है, यूजेस है इसकी बेकिंग, एंटी एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर। वहीं वॉशिंग सोडा की बात करें जिसका नाम है केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये, और यूज होता है वॉशिंग क्लॉथ्स, ग्लास मेकिंग और वाटर को सॉफ्टनिंग करने में। तो अब हमने बात करी ऑप्शन बी की, वो हमने क्यों चूज किया, तो देखिए फॉर्मूला देखिए NaHCO3, Na का मतलब है सोडियम, H का मतलब है हाइड्रोजन और CO3 का मतलब है कार्बोनेट। एक साथ पढ़ें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकल कर आता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा की, तो पूछ सकते हैं इसके यूज क्या क्या है, जो कि चैप्टर 2 में आप लोगों को गिवन भी है। तो पहला है बेकिंग, बेकिंग पाउडर बनाने में CO2 रिलीज करके ब्रेड या केक को फ्लफी बनाता है। और दूसरा है एंटा एसिड, एसिडिटी रिलीफ, स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है।
तीसरा है फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 गैस रिलीज करके फायर को बुझाता है। चौथा है क्लीनिंग एजेंट, माइल्ड एब्रेसिव और ऑडोर न्यूट्रलाइजर है ये, जिसकी प्रॉपर्टी होती है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, स्लाइटली अल्कलाइन टेस्ट, डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, रिलीजिंग CO2। एग्जाम टिप्स की बात करूं तो आप लोगों को पूरा का पूरा केमिकल नेम याद रखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला है NaHCO3 जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। वॉशिंग सोडा से कंफ्यूज मत करना, डिफरेंट कंपाउंड है ये, और कॉमन कंपाउंड्स के केमिकल नेम्स और फॉर्मूलाज पक्के आप लोगों को याद होने चाहिए। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन जो कि 1 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। तो अगर हम बात करें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स की, तो ये हल्के हरे रंग यानी कि लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं FeSO4.7H2O। ये यहाँ पर 7H2O को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जब इसको हीट करते हैं तो पहले वो क्रिस्टलाइजेशन का पानी निकल जाता है, देन क्रिस्टल्स अब एनहाइड्रस यानी कि बिना पानी के बन जाते हैं FeSO4, और हीटिंग पर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। 2FeSO4 जो है जब इसको हीट की फॉर्म में इसको ब्रेक करते हैं तो निकलता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। प्रोडक्ट्स मिलते हैं Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये भूरा रंग यानी कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस निकलती हैं। तीसरा बात करें तो तीखी गंध आती है, जैसे माचिस जलने पर आती है, ये SO2 की स्मेल है, बर्निंग सल्फर। तो ग्रीन कलर कंप्लीटली चेंज होकर रेडिश ब्राउन बन जाता है, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन का परफेक्ट एग्जांपल है। हीट की एनर्जी से एक कंपाउंड टूटकर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट एनर्जी से कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है। आप केमिकल इक्वेशंस को याद रखिएगा। ऑब्जर्वेशन जो भी रीडिंग एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए हैं वो आप जरूर नोटिस करके यहाँ पर लिखिएगा। जहाँ पर हम कलर चेंज की बात करते हैं जो कि लाइट ग्रीन से रेडिश ब्राउन हो जाता है। गैस इवोल्यूशन की बात करते हैं जहाँ पर SO2 और SO3 चॉकिंग स्मेल के साथ नजर आते हैं। रेजिड्यू की बात करते हैं, अवशेष की बात करते हैं जहाँ पर ब्राउन पाउडर Fe2O3 हमें प्राप्त होता है। और वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन टेस्ट ट्यूब वॉल्स इनिशियली फॉर्म क्रिस्टलाइजेशन वाटर। तो यहाँ पर जो है कलर क्लियरली मेंशन करिए, बहुत ओरिजिनल और फाइनल। केमिकल इक्वेशंस लिखना मार्क्स लाता है, बैलेंस्ड होना चाहिए। SO2 की स्मेल ऑब्जर्वेशन है, मेंशन करना अच्छा रहेगा। और टाइप ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं जो कि डिकम्पोजिशन है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि राइट द ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। सेम आंसर स्ट्रक्चर आप लोग यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस है। ये एक्सपेरिमेंट क्लास 10 प्रैक्टिकल सिलेबस में भी डेफिनेटली है, इसलिए बोर्ड्स में कॉमन क्वेश्चंस हैं। लैब में किया हो तो आप लोगों को याद डेफिनेटली इजीली हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स इनफ आप लोगों के होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, जो कि 2 नंबर में पूछा गया है। तो सिंपल सा हम जानते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो एसिड से जो है कंबाइन होते हैं OH नेगेटिव आयंस बेस के साथ टू फॉर्म वाटर एंड thus neutralizing each other's properties. Acid plus base which gives salt plus water, जैसे HCl plus NaOH which gives NaCl plus H2O। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज यानी कि समाप्त कर देना। जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मैकेनिज्म आप लोग समझ सकते हैं, एसिड H पॉजिटिव आयंस देता है, बेस जो है OH नेगेटिव आयंस देता है, और H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव जब होता है तो हमें H2O यानी कि पानी मिलता है। तो बचे हुए आयंस मिलकर साल्ट बनाते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है।
तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसिड का सावर टेस्ट खत्म हो जाता है, बेस का बिटर टेस्ट और स्लिपरी फील है वो खत्म हो जाता है। यानी कि एसिड और बेस की जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। पीएच न्यूट्रल 7 की तरफ मूव करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्चुअली हीट जो है यहाँ पर रिलीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ तो आप एंटा एसिड टैबलेट्स की बात कर सकते हैं। स्टमक में जब एक्सेस HCl यानी कि एसिड होता है या जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, तो एंट एसिड यानी कि MgOH2 या एक तरीके का जो बेस होता है वो हम लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और रिलीफ मिलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा बी स्टिंग ट्रीटमेंट। बी स्टिंग में एसिड होता है जो कि मिथोनिक एसिड होता है और बेकिंग सोडा NaHCO3 बेस में ट्रीट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है और जो दर्द होता है उसमें रिलीफ होता है। ठीक है, तो इनडाइजेशन भी आप कर सकते हैं जहां पर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की हम बात करते हैं, इनो की बात करते हैं, ये सब बेस है। न्यूट्रलाइजेशन की कुछ विशेषताएं भी हैं जैसे हीट इवॉल्व होना यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पीएच चेंज होना मूव्स टुवर्ड 7, सॉल्ट फॉर्मेशन और जो कि हमेशा होगी, वाटर फॉर्मेशन जो कि हमेशा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सॉल्ट्स भी फॉर्म होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो डेफिनेशन जो है वो क्लियरली लिख देनी है। एसिड प्लस बेस विच गिव सॉल्ट प्लस वाटर। एट लीस्ट वन प्रॉपर एग्जाम्पल इक्वेशन के साथ आप लोगों को लिखना चाहिए। बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए। स्टेट सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, बोनस टिप है आप लोगों के लिए। और ऐसी मिस्टेक जो आप लोगों को अवॉइड करनी है वो ये है, डेफिनेशन में सॉल्ट और वाटर दोनों मेंशन करना जरूरी। एग्जाम्पल में इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। फॉर्मूलाज गलत मत लिखो, HCl NaOH एटसेट्रा। डेफिनेशन का 1 नंबर मिलेगा, एग्जाम्पल विद इक्वेशन का 1 नंबर मिलेगा। 5 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन पर मत खर्च कीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। अगेन ये आप लोगों का उस चैप्टर में से है जो आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 18 एंड सल्फर एटॉमिक नंबर 16 belongs to group number 16 in periodic table. Give electronic configuration and which is more electronegative, why? ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को सबसे पहले कर देनी है ऑक्सीजन की और सल्फर की। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 8 है। 8 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो के शेल में मैक्सिमम 2 आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2 और 6 की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो 6 है, ग्रुप नंबर 16 कंफर्म करता है। सल्फर की बात करें एटॉमिक नंबर 16 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो कि फुली फिल्ड है। एम शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी उसमें बचे हुए हैं तो 2, 8 और 6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लास्ट की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, तो सेम ग्रुप है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन की। ठीक है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड। ट्रेंड समझिए, पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ग्रुप में टॉप से बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप है, 16 में है, तो ऊपर से अगर हम चल रहे हैं तो ऑक्सीजन ऊपर है पीरियड नंबर 2 में, नीचे सल्फर है पीरियड नंबर 3 में। तो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है और सल्फर से पहले बड़ा है। तो साइंटिफिक रीजन है कि एटॉमिक साइज जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज जो है बढ़ता है। सल्फर का साइज ऑक्सीजन से ज्यादा है। एक्स्ट्रा शेल एडेड टू एम शेल, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास है, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दूर हैं, डिस्टेंस ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है। ऑक्सीजन स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को और सल्फर रिलेटिवली वीक अट्रैक्शन है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के लिए मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियरली शेल्स मेंशन करनी चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड क्लियरली स्टेट करिएगा। रीजन जरूर देना है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर
एट्रैक्शन पर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16, विच इज बेस्ड ऑन एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स एंड मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। तो सबसे पहला है पार्ट 1 16 का, व्हाट आर एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जांपल्स। 2 नंबर में ये पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो एम्फोथेरिक जो वर्ड है वो ग्रीक से आया है, मतलब कि एम्फी का मतलब होता है बहुत। डिफाइन करें तो वो ऑक्साइड्स जो दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं, कभी एसिड की तरह तो कभी बेस की तरह, उनको एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। उनका डुअल नेचर होता है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लोग जो है रिएक्शन जरूर लिखिए। जहां पर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3, जब एसिड के साथ होता है यानी कि HCl के साथ होता है इसकी रिएक्शन, तो हमें मिलता है Al2O3 प्लस 6HCl विच गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2O। तो यहां पर HCl जो है वो 2AlCl3 प्लस 3H2O में हुआ। यहां पर Al2O3 बेस की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, सॉल्ट बन रहा है। अगर हम बेस के साथ देखें, NaOH के साथ देखें Al2O3 की रिएक्शन, तो हमें मिलता है 2NaAiO2 प्लस H2O। तो यहां पर जो है Al2O3 एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनियम NaL2AlO2 बनता है। हम जिंक ऑक्साइड का भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ZnO, सेम बिहेवियर, दोनों एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं एम्फोथेरिक क्यों। एक्चुअली मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होती हैं। कैसी होती हैं? बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक होती हैं, बट कुछ मेटल ऑक्साइड Al2O3, ZnO, PbO, SnO बॉर्डर लाइन है, दोनों प्रॉपर्टीज दिखाती हैं। ये मेटलॉइड्स के नियर हैं पीरियोडिक टेबल में या ट्रांसिशन रीजन में कॉमन एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं पार्ट बी पर, जो कि 2 नंबर का है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टिलिटी विद एग्जाम्पल। तो यहां पर ये जो है आप लोगों का चैप्टर 3 के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, मेटेलिक कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं। मेलेबिलिटी की बात करें, जिसका मतलब होता है मेटल्स को पीट पीट कर पतली चादरें यानी कि थिन शीट्स बनाने की एबिलिटी, जिसमें क्या करते हैं, हैमर से बीट करते हैं, फ्लैट शीट्स बन जाती हैं और ये बिल्कुल ब्रेक नहीं होती हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल है? बिकॉज मेटेलिक बॉन्डिंग में एटम्स लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, जब फोर्स लगाते हैं तो लेयर्स स्लाइड कर जाती हैं और बिना बॉन्ड टूटे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स फिर से फॉर्म हो जाते हैं एक न्यू पोजीशन में। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं गोल्ड की, सबसे ज्यादा मेलेबल है। 1 ग्राम गोल्ड लगभग 1 मीटर स्क्वायर शीट में तब्दील किया जा सकता है, ये बड़ी ही अमेजिंग बात है। एल्यूमिनियम फॉइल की बात करें, खाना रैप करने के लिए यूज होती है। सिल्वर फॉइल्स की बात करें तो स्वीट्स पर डेकोरेशन के तौर पर यूज होती हैं। कॉपर शीट्स की बात करें तो रूफिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज होती है। अब डक्टिलिटी की बात करें, जिसका मतलब होता है मेटल्स को खींचकर तार यानी कि वायर्स बनाने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। जहां पर हम पुल करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, थिन वायर्स बन जाती हैं और बिना टूटे ये वायर्स बनती हैं। सेम साइंस है मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है, जहां पर एटम्स स्लाइड कर जाते हैं, बॉन्ड्स मेंटेन होते रहते हैं। यहां पर भी गोल्ड जो है सबसे अच्छा डक्टाइल है। 1 ग्राम गोल्ड जो है वो 2 किलोमीटर लंबे तार में बदल सकता है, तब्दील हो सकता है, जो कि अविश्वसनीय है, इंक्रेडिबल चीज है। कॉपर वायर्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो भी आप लोगों के घर में अप्लायंसेस होते हैं उनमें यूज होते हैं। एल्यूमिनियम वायर्स की बात करें तो ये पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं। आयरन की बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन और री में यूज होता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना है कि जो मेलेबिलिटी है वो शीट्स बनाती है और जो डक्टिलिटी है वो तार बनाती है। जो मेलेबिलिटी है वो बीट करती है, ठीक है, और जो डक्टिलिटी है वो हम पुल करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ठीक है।
मेलेबिलिटी में एरिया इंक्रीज होता है और डक्टिलिटी में लेंथ इंक्रीज होती है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। दोनों प्रॉपर्टीज जो है इंडिकेट करती हैं एक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, लेयर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, फोर्स लगाने पर ब्रेक हो जाते हैं, शीट्स या वायर्स नहीं बन सकते हैं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो दोनों डेफिनेशंस क्लियरली अलग अलग लिखनी है, एग्जाम्पल स्पेसिफिक देने हैं। गोल्ड जो है वो बेस्ट है दोनों के लिए ही, दोनों का यूज मेंशन करना है। ये आप लोगों के आंसर में 4 चांद लगाने जैसे काम करेगा। डिफरेंस बता सकते हैं अगर मार्क्स ज्यादा है तो। अब देखिए, आप लोग सोचते हैं कि जो मेलेबिलिटी है वो डक्टिलिटी है, बिल्कुल भी नहीं है। दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटेड हैं लेकिन डिफरेंट प्रोसेस हैं। बात कर सकते हैं मेमोरी ट्रिक की, तो मेल एबिलिटी यानी कि मेलेट मतलब हैमर्स यानी कि शीट्स, डक्टिलिटी यानी कि कंडक्टर वायर्स। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 को मिलाकर 8 से 9 मिनट आप लोगों को काफी है देने इसके लिए आंसर राइटिंग के दौरान। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि अगेन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए यहां पर आपको ये जो कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि लगभग आप लोगों के एक बिगेस्ट क्वेश्चन में दी गई हैं और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन फर्स्ट की बात करें, जो कि है एसिटिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसकी रिएक्शन आप लोगों को पूरी लिखनी है। तो यहां पर जो है CH3COOH एसिटिक एसिड या विनेगर जो है वो गिवन है, जो कि एक वीक एसिड है, और इसकी रिएक्शन होती है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के साथ, जो कि एक वीक बेस है। यहाँ पर एक ब्रिस्क एफर्ट सब्सटेंस हमें देखने को मिलती है जहां पर CO2 गैस निकलेगी, और इसके टेस्ट करने के लिए हम CO2 जो है वो टर्न होगा लाइम वाटर मिल्की। तो इसका सही आंसर होगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 गैस इज आउट। बात करते हैं सेकंड की, जो कि है 2Na प्लस 2C2H5OH विच गिव्स। तो सोडियम है और इथेनॉल है, दोनों की रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर जो है सोडियम मेटल रिएक्टिव है, इथेनॉल जो एल्कोहल है उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है, एक आयनिक कंपाउंड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये रिएक्शन बताता है कि अल्कोहल में OH ग्रुप है, सिमिलर टू Na प्लस H2O रिएक्शन बट स्लोअर क्योंकि इथेनॉल लेस पोलर है। बात करते हैं थर्ड की, C2H5OH वाली की। तो यहां पर C2H5OH ये इथेनॉल जो है ये कंसंट्रेशन H2SO4 के में क्या मिलता है, हमें मिलता है यहां पर इथीन प्लस वाटर CH2 प्लस H2O। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है 170 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। इथेनॉल से पानी निकलता है, इथीन यानी कि अल्कीन बनता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, अपोजिट ऑफ हाइड्रेशन वेयर एल्कीन प्लस H2O विच गिव्स अल्कोहल। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट्स जो हैं क्लियरली लिखने हैं, फॉर्मूला सही होने चाहिए, स्टेट सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, बोनस स्टेप है। कंडीशंस जो टेम्परेचर और कैटालिस्ट है ये आप लोगों को मेंशन करना है, और बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए, एरोज प्रॉपरली यूज करनी है। अब बात करते हैं इसी के बी पार्ट पर, जो कि है मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बहुत सिंपल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, एक हेक्सागोनल रिंग बनती है 6 कार्बन एटम्स की, अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, 1 हाइड्रोजन अटैच टू ईच कार्बन। ठीक है, और जितने भी बॉन्ड होते हैं वो इक्वल लेंथ के साथ होते हैं। डीकोलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, सर्कल इनसाइड हेक्सागन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। परफेक्ट हेक्सागन बनाना है सबसे पहले, अल्टरनेटिंग बॉन्ड्स दिखाने हैं या सर्कल इनसाइड, हाइड्रोजन एटम लिख सकते हो अटैच टू ईच कार्बन एटम, एंड क्लियर और क्लीन और नीट डायग्राम आप लोगों को बनाना है। अब इसी का पार्ट बी का सेकंड पार्ट है, सब पार्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिसेल्स। तो देखिए मिसेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जो सोप और डिटर्जेंट पानी में बनता है।
सोप मॉलिक्यूल की एनाटॉमी आई होप आप लोगों को पता हो। एक होती है टेल, जिसको हम पूंछ कहते हैं। लॉन्ग कार्बन चैन होती है, हाइड्रोफोबिक, जो कि पानी से दूर भागता है उसकी। दूसरा होता है हेड, यानी कि सिर, COONA, हाइड्रोफिलिक, जो पानी को पसंद करता है। इसको एम्पीफ्लिक मॉलिक्यूल कहते हैं। दोनों नेचर के होते हैं। अब मिसेल फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है? तो देखिए, जब सोप को पानी में मिलाते हैं इनिशियली, तो मॉलिक्यूल्स जो है अलग अलग होते हैं रैंडमली। जब क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्रॉस हो जाती है, तब मैजिक होता है। सोप मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। टेल्स जो हाइड्रोफोबिक है वो अंदर की ओर मुड़ जाती हैं पानी से बचने के लिए, और हेड्स जो हाइड्रोफिलिक है वो बाहर की ओर पानी के संपर्क में आ जाती हैं और स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनती है, बॉल जैसी। ये अरेंजमेंट क्यों है? हाइड्रोफोबिक टेल्स पानी से डरते हैं, क्लस्टर टुगेदर इनसाइड, एंड जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो पानी को पसंद करते हैं, बाहर रहते हैं कांटेक्ट में। क्लीनिंग मैकेनिज्म की बात करें तो जब कपड़े पर डर्ट या धूल या ऑयल पार्टिकल्स हैं, जिनको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, मिसेल्स के हाइड्रोफोबिक कोर में ये ऑयल पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है। और मिसेल्स का हाइड्रोफिलिक आउटर लेयर पानी में सॉल्युबल है, तो पूरा मिसेल ट्रैप्ड डर्ट पानी में सस्पेंड हो जाता है। राइजिंग करने पर मिसेल्स डर्ट के साथ वॉश हो जाते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है। इसके लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा टेल के साथ, हेड के साथ, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट इन सेंटर, ऑयल ड्रॉपलेट सेंटर में रखकर हाइड्रोफोबिक टेल बनाइएगा, हाइड्रोफिलिक हेड और ट्रैप्ड डर्ट ऑयल। तो स्ट्रक्चर क्लियरली एक्सप्लेन करना है टेल और हेड का। फॉर्मेशन प्रोसेस स्टेप वाइज लिखनी है। डायग्राम बनाना पड़ेगा आप लोगों को, काफी इफेक्टिव होगा। क्लीनिंग एक्शन ब्रीफली मेंशन करना है, और CMC टर्म यूज डेफिनेटली आप लोगों को करनी है। अब देखिए, इसी की ओर में है, इसी की अगर आप पे ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इसी के अथवा में कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें है राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहां पर जो है इसका नाम देना है CH3COCH3। इसका नाम है प्रोपेनॉन, कॉमन नेम है एसीटोन। जहां पर 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O मिडल में एक होता है, यानी कि ऑन, नेम है प्रोप प्लस एन प्लस ऑन, प्रोपेनॉन। दूसरा है CH3CH2OH, इथेनॉल है ये। जहां पर 2 कार्बन है तो एल्कोहल ग्रुप का है, आप देख सकते हैं OH, ओल लगता है पीछे, तो इथ प्लस एन प्लस ओल, इथेनॉल। तीसरा है CH3CH2COOH, तो ये प्रोपेनोइक एसिड है, 3 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोजाइलिक कार्बन, प्रोप। कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप COOH, जिसमें ओइक एसिड लगता है, तो प्रोप प्लस एन प्लस ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड है ये, ठीक है। IUPAC नेमिंग सिस्टमेटिक है, रूल्स आप लोगों को फॉलो करने हैं। तो बढ़ते हैं इसके पार्ट बी पर। पार्ट बी है एक्सप्लेन एडिशन रिएक्शन विद एग्जांपल। तो देखिए, एडिशन रिएक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो एडिशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है कि कुछ है जो ऐड हो रहा है, तो मॉलिक्यूल में ऐड हो रहा है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करें, एल्कीन्स की बात करें, तो उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ये बॉन्ड्स रिएक्टिव होते हैं। एडिशन रिएक्शन में ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, न्यू एटम्स ऐड हो जाते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो सैचुरेटेड बनता है सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग इसके अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा, जैसे इथीन है, अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन गैस जब इसके अंदर ऐड होती है, निकल कैटलिस्ट और हीट चाहिए, तो इथेन बनता है, एक सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड ओनली कंपाउंड बनता है। और ये प्रोसेस जो है वेजिटेबल ऑयल को घी बनाने में यूज होती है। तो इस तरीके से आप आंसर जो है लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। फिर अगेन वही है, मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, सेम है, आप लोगों को बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए, अब बात आती है विच ऑप्शन टू चूज। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन 1 को चूज करते हैं तो आप लोगों को रिएक्शंस कंप्लीट करना कंफर्टेबल है, मिसेल्स कॉन्सेप्ट क्लियर है और याद है, तो आप ऑप्शन 1 को डेफिनेटली चूज करिए। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन एंड सो मेनी रिएक्शंस
कंडीशंस याद हैं तो ही आप ऑप्शन 1 को चूज कीजिए। ऑप्शन 2, अगर आईयूपीसी नेमिंग आप लोगों के स्ट्रांग है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तभी कीजिएगा। एडिशन रिएक्शंस के टाइप्स और एग्जांपल याद हैं तभी कीजिएगा। नोमेनक्लेचर से कॉन्फिडेंट हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि ऑप्शन 2 इज स्लाइटली बेटर। ठीक है, नोमेनक्लेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रूल्स फॉलो करो और आंसर लिखो। एडिशन रिएक्शंस कॉमन एग्जांपल्स हैं, इजियर टू रिमेंबर, एंड मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इजिली। बट अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक रिएक्शन स्ट्रांग है और मिसेल्स डायग्राम प्रैक्टिस की है तो ऑप्शन 1 भी इक्वली गुड है। तो इस 6 नंबर के क्वेश्चन में 12 से 13 मिनट मैक्सिमम देना है एंड आप लोगों को इससे ज़्यादा समय नहीं देना है। तो फाइनल केमिस्ट्री टिप्स में आप लोगों को शेयर करूंगा कि केमिस्ट्री में इक्वेशंस बैलेंस्ड जरूरी हैं, केमिकल फॉर्मूला सही लिखने हैं, एक गलती आप लोगों के नंबर कट करवा सकती है। नोमेनक्लेचर आईयूपीसी रूल फॉलो करने हैं, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस मेंशन करनी है, कलर चेंज, गैस इवोल्यूशन ये बोनस है। डायग्राम केमिस्ट्री में भी हेल्प करते हैं, मिसेल्स, बेंजीन स्ट्रक्चर। तो ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर जो कि आप लोगों का बायोलॉजी और लाइफ साइंस का सेक्शन है। सो ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अब हम फाइनली लास्ट सेक्शन पर हैं जो कि सेक्शन सी है, लाइफ साइंस और बायोलॉजी का। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ग्लैंड सीक्रेट इंसुलिन। तो ऑप्शंस आप लोगों के सामने गिवन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर ठीक है, जहां पर कहा गया है कि कौन सी ग्लैंड है जो कि इंसुलिन को सीक्रेट करती है। यस, बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पैनक्रियाज। तो देखिए पैनक्रियाज वो ग्लैंड है जो कि दो फंक्शन करती है। पहला है एक्सोक्राइन यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंडोक्राइन हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकाजन। दूसरा है इंसुलिन सीक्रेट करना यानी कि ब्लड शुगर ग्लूकोज को रेगुलेट करना। इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो लीवर है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन को नहीं। एडर्नल जो है वो एड्रेनालाइन हार्मोन को सीक्रेट करता है और जो पाइनियल है वो मेलाटोनिन यानी कि स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, मल्टीपल फिजन टेक प्लेस इन। ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे हैं एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कि प्लाज्मोडियम। तो देखिए जो बाइनरी फिजन है उसके दो पार्ट होते हैं, अमेबा, पैरामीशियम। न्यूक्लियस को डिवाइड करता है एक बार जिसमें दो डॉटर सेल्स निकलते हैं, और दूसरा है मल्टीपल फिजन जहां पर मैनी पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। प्लाज्मोडियम की बात करें, न्यूक्लियस डिवाइड होता है मल्टीपल टाइम्स, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है मैनी डॉटर सेल्स एट वंस। प्लाज्मोडियम क्यों सही है? इनसाइड आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो मल्टीपल फिजन होता है, मैनी मेरोजाइट्स जो फॉर्म है वो एक बार में देखने को मिलती हैं, और इसकी ये जो है कॉजेस मलेरिया सिम्टम्स, फीवर साइकिल्स। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज नेचुरल इकोसिस्टम। ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी है पॉन्ड। अब देखिए नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो नेचर के द्वारा बनाया गया है, सेल्फ सस्टेनिंग, ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम हो। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट, पॉन्ड, ओशियन, डेजर्ट। आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम होता है दूसरा, जो कि ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट होता है, मेंटेन किया जाता है, नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, कांस्टेंट केयर नीडेड। एग्जाम्पल के तौर पे गार्डन, क्रॉप फील्ड्स, एक्वेरियम। पॉन्ड जो है वो नेचुरल बैलेंस मेंटेन करता है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स सब नेचुरली वर्क करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। राइट फुल फॉर्म ऑफ CFCs। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन का मेन कॉज है। रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, एरोसोल स्प्रेज में यूज होते हैं, और मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत जो है इंटरनेशनल ये बैन है। अब HFCs यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज होते हैं जो कि कम हार्मफुल है। केमिकल स्ट्रक्चर जो है कंटेन्स क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कोड।
तो वर्टिब्रल कॉलम इसका सही आंसर है। ठीक है, स्पाइनल कोड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। वर्टिब्रे जिसमें 33 हड्डियां होती हैं फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम। होलो कैनाल में स्पाइनल कोड सेफ रहती हैं जिसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लस मूवमेंट में हेल्प करना। तो 5 मिनट मैक्सिमम आप लोगों को इन सभी 5 एमसीक्यूज के देने हैं, कॉन्फिडेंट आंसर्स देने हैं। फर्स्ट, इंस्टिंक्ट यूजली राइट, नो नेगेटिव मार्किंग, नेवर लीव ब्लैंक और क्विक रिवीजन लास्ट में चेक करना। अब चलो 2 मार्क वाले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट देयर फंक्शंस। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। तो देखिए, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस की बात करें तो नर्वस सिस्टम का ये कमांड सेंटर होता है। 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ब्रेन जिसका लोकेशन की बात करें तो कहां पर होता है, ये स्कल में यानी कि खोपड़ी के अंदर, ये वेल प्रोटेक्टेड होता है। और 3 इसके डिवीजन होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन जो कि सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका पार्ट होता है सेरेब्रम, ये सोचने समझने का सेंटर है। मेमोरी स्टोर होती है यहाँ पर, डिसीजंस आप यहीं से लेते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल यहीं से होते हैं और जो भी आप लोगों के इंटेंशनल एक्शंस होते हैं वो भी यहीं से कंट्रोल होते हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस, देखना सुनना स्पर्श, ये तमाम चीजें सेरेब्रम से ही होती हैं। लार्जेस्ट पार्ट है ये हमारे ह्यूमन ब्रेन का। दूसरा है थैलेमस, रिले स्टेशन, सेंसरी सिग्नल्स को सेरेब्रम तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद है हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हंगर और थ्रस्ट सिग्नल्स, जब आपको प्यास लगती है भूख लगती है तो यही सिग्नल भेजता है। हार्मोन्स कंट्रोल, पिट्यूटरी से कोऑर्डिनेशन रहता है इसका। अब दूसरा है मिड ब्रेन, ये बीच का छोटा पार्ट है, आंखें और हेड की रिफ्लेक्स मूवमेंट्स में हेल्प करता है, विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में। एक तरीके का ब्रिज है, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन कनेक्ट करता है। अब तीसरा हिंड ब्रेन है, ये पीछे का पार्ट है। सेरेब्लम बैलेंसिंग एक्सपर्ट है, पोस्चर को मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेशन स्मूथ मूवमेंट्स में हेल्प करता है, मोटर एक्टिविटीज प्रिसाइज बनाता है। इसको हम छोटा ब्रेन भी कहते हैं। अब है मेड्यूला, ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन है इसके, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट, ब्रीथिंग को कंट्रोल, ब्लड प्रेशर को मेंटेन, स्वालिंग वोमिटिंग रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है और ब्रेन स्टेम का ये पार्ट है। दूसरा ब्रेन के बाद होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जिसकी लोकेशन है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के अंदर, होलो कैनाल में, लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती है ये और ये सिलिंड्रिकल होती है, नर्व टिश्यूज का ये बंडल होता है। इसका फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन हाईवे, ब्रेन से बॉडी तक मैसेज पहुंचाना, बॉडी से ब्रेन तक सेंसरी इंफॉर्मेशन देना। ये टू वे कम्युनिकेशन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल, स्पाइनल रिफ्लेक्शंस, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट बिना, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स करता है, हॉट ऑब्जेक्ट टच करो तो हाथ तुरंत हटेगा, इसी के कारण होता है। रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कोड में कंप्लीट होता है। तो 31 पेयर जो है स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इसका कनेक्शन होता है। और बात करें एक ब्रीफ समरी में तो सेरिब्रम जो है ये मेन फंक्शन है इसका, थिंकिंग मेमोरी वॉलंटरी एक्शंस। सेरेबेलम की बात करें तो बैलेंस पोस्चर कोऑर्डिनेशन। मेडुला की बात करें तो ब्रीथिंग हार्ट बीट। और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो रिफ्लेक्सेस मैसेज और ट्रांसमिशंस। तो देखिए पार्ट्स जो हैं क्लियरली मेंशन करने हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के। ब्रेन के सब डिविजन्स को ब्रीफली आप लोगों को बताना है, फंक्शंस स्पेसिफिक होने चाहिए, पॉइंट वाइज लिखना क्लियर रहता है। लगभग 5 से 6 मिनट आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए देने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 24, राइट अबाउट स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। तो देखिए राइजोपस के बारे में अगर बात करें, जिसका कॉमन नेम होता है ब्रेड माउल्ड, रोटी पर लगने वाला एक फंगस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर स्पोर्स के थ्रू होता है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जो कि आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। और हम बात कर सकते हैं कि वाई स्पोर फॉर्मेशन एफिशिएंट, तो लार्ज नंबर्स, वाइड डिस्पर्सल, सर्वाइवल फास्ट, नो पार्टनर नीडेड। डायग्राम टिप भी आप लोगों के लिए दूं तो सिंपल डायग्राम बनाना,
हॉरिजॉन्टल स्टॉलन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कीजिएगा। और स्पोर, ये जो है स्पोरोनिगियम टर्म आप लोगों को यूज करनी है टेक्निकल एक्यूरेसी के लिए। फेवरेबल कंडीशंस मेंशन करनी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप बताना है। डायग्राम ऑप्शनल है लेकिन काफी ज्यादा मददगार है। 2 नंबर में ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, कार्पल या पिस्टिल, वो आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। इसके ये 3 पार्ट्स से बना होता है, जहाँ पर स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को प्रॉपर तरीके से करना है। हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप जब आप फल खाते हैं तो वो एक्चुअल प्लांट का ओवरी होता है। आप लोगों को बता दूं, सीड्स अंदर होते हैं तो वो ओव्यूल्स होते हैं। 5-6 मिनट इंक्लूडिंग डायग्राम आप लोगों को ये कवर करना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। और जो लॉगिन टू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है वो भी आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, काफी पॉसिबिलिटी होती है उसकी आने की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो देखिए अगर हम बात करें मेंडल की, तो मेंडल ने प्रूव किया कि डिफरेंट ट्रेड्स जैसे शेप और कलर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, 2 ट्रेड्स एक साथ स्टडी करे, जहां पर पेरेंटल जनरेशन और कह सकते हैं और भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने करे, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो ऑब्जर्व जो किया वो ये किया कि 4 तरीके के ऑफस्प्रिंग्स निकल कर आए, इंक्लूडिंग न्यू कॉम्बिनेशंस, जहां पर फिनोटाइप्स ऑब्जर्व करे गए, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, अब ये जो नए कॉम्बिनेशंस थे ये क्यों इंपॉर्टेंट थे, तो देखिए जो राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो जो थे ये कॉम्बिनेशंस पेरेंट्स में नहीं थे। पेरेंट 1 राउंड प्लस येलो टुगेदर, पेरेंट 2 रिंकल्ड प्लस ग्रीन टुगेदर, लेकिन F2 में राउंड प्लस ग्रीन न्यू और रिंकल्ड प्लस येलो ये भी न्यू था। तो ये प्रूव करता है कि शेप और कलर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ भी आप इसके लिए दे सकते हैं जिसमें आप रेशियो वाइज एक्सप्लेन करें और उनका जो कंक्लूजन था वो भी लिखें कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्होंने दिया, इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड डजंट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्रेड। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल मॉडर्न जेनेटिक्स की फाउंडेशन है, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज होता और डिजायर्ड कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने के लिए है। ये काम क्यों करता है, तो डिफरेंट ट्रेड्स और डिफरेंट जीन्स में ये काम करता है। डिफरेंट जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स तो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ड्यूरिंग मियोसिस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्लियरली आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है पेरेंट से F2 तक, और 9:3:3:1 जरूर लिखना है। ठीक है, ये इसका एविडेंस है। न्यू कॉम्बिनेशंस का सिग्निफिकेंस आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक्सपेरिमेंट डिस्क्रिप्शन डेट नंबर, ऑब्जर्वेशन 1 नंबर, न्यू कॉम्बिनेशंस का 1 नंबर, कंक्लूजन और लॉ स्टेटमेंट का आधा नंबर। इस तरीके से आप लोगों को 10 मिनट इस क्वेश्चन में लगाने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम पूछा है जो कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बनाना है। तो देखिए बात करें अगर हम इसके मेन ऑर्गन्स की या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, और मेंटेन करता है वाटर सॉल्ट बैलेंस। मेन ऑर्गन्स की बात करें तो किडनी होती हैं जो कि अब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग जो हैं नेफ्रॉन को बताएं क्या होती हैं, उसके बाद यूरेटर्स को बताएं, यूरिनरी ब्लैडर को बनाएं। ठीक है, जो भी उसके पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बनाना है। ठीक है, अब ये आप पे नहीं होता है तो इसके और में एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड राइट वेरियस स्टेजेस। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो आप लोगों को यहाँ पर पूछी गई हैं।
तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं फूड थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड एनवायरनमेंट। जहां पर मेजर टाइप्स की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं और होते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोनों ही तरीके के न्यूट्रिशन आपको ब्रीफली डिस्कस करने हैं, उनके सब पार्ट्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, उनके इंपोर्टेंस के साथ। ठीक है। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं मिक्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं दोनों तरीके के ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड्स का यूज करते हैं, जिसको हम एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, वेनस फ्लाई ट्रैप और पाइचर प्लांट एंड सनड्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ग्रो होते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में। तो ये आप लोगों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिखनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं विच ऑप्शन टू चूज। तो चूज ऑप्शन 1 एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर डायग्राम ड्राइंग कॉन्फिडेंट हो, काइंड जो किडनी स्ट्रक्चर है और जो नेफ्रॉन है वो आपको याद है क्लियरली, यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप याद है, एनाटॉमी बेस्ड क्वेश्चंस कंफर्टेबल हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं है तो ऑप्शन 2 चूज करते हैं, तो तभी चूज कीजिएगा जब आपको न्यूट्रिशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो, वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स याद हैं इजीली, क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन कंफर्टेबल हो, और ऐसे टाइप राइटिंग प्रीफर करते हो तभी, और डायग्राम से थोड़ा नर्वस हो। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल डिफिकल्टी के साथ आते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ। ऑप्शन 1 के प्रोज की बात करें तो स्पेसिफिक सिस्टम है, फोकस्ड आंसर है, डायग्राम प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड है। कॉन्स की बात करें तो डिटेल्ड एनाटॉमी है, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन 2 की बात करें तो ये ब्रॉडर टॉपिक है, एग्जांपल्स ऐसे हैं, ठीक है, इजी टू रिमेंबर है, और वैरायटी में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बहुत सारे इंफॉर्मेशंस ऑर्गेनाइज करनी है, सारे टाइप्स को कवर करने हैं। तो पर्सनली अगर तुम्हारा डायग्राम प्रैक्टिस स्ट्रांग है और एनाटॉमी से कंफर्टेबल है तो ऑप्शन 1, अगर कंसेप्चुअल वैरायटी और एग्जांपल्स याद रखने अच्छे हैं तो ऑप्शन 2 चूज करो। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है एंड 13 से 14 मिनट इसके मेरे आंसर में लगाइएगा, डोंट एक्सीड 15 मिनट्स। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन पेपर सेट ए से क्वेश्चन पेपर का जो आप लोगों का सेक्शन सी है बायोलॉजी का, वो हमने ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं, फिजिक्स में किस तरीके अपनाए जा सकते हैं, बायोलॉजी में किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, प्रॉपर तरीके से समझ में आनी चाहिए हर एक चीज़ें। सो ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की। तो देखिए, 3 घंटे बहुत लगते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में बहुत जल्दी निकल जाते हैं अगर प्लान नहीं बनाया तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग जो हैं सबसे पहला इनिशियल रीडिंग एंड प्लानिंग बनाएं, लगभग 5 से 7 मिनट पूरा पेपर एक बार पढ़ लें, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लें, इंटरनल चॉइस आप लोग डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। स्ट्रेटेजी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बनानी है। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज टाइम एलोकेशन की। तो देखिए, बात करें सेक्शन ए फिजिक्स की, तो यहाँ पर आपको 50 से 55 मिनट देने चाहिए। ठीक है, एमसीक्यूज की बात करें जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक है, 4 से 5 मिनट टोटल आप लोगों को यहाँ पर देना है। 2 मार्क के क्वेश्चंस की बात करें जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट ईच आप लोगों को देना चाहिए, 15 से 18 मिनट टोटल आप लोगों के यहाँ पर होंगे। 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में अगर बात करूं तो 6 से 8 मिनट देने चाहिए, और 6 मार्क के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो 10 से 12 मिनट आप लोगों को यहाँ पर देना चाहिए। वहीं सेक्शन बी की बात करूं केमिस्ट्री की, जो कि 45 से 50 मिनट में आप लोगों को कवर करना है। एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 12 के बीच आप लोगों को 3 से 4 मिनट टोटल देने हैं। 2 मार्क्स की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 5 से लेकर 6 मिनट आप लोगों को यहाँ पर ईच क्वेश्चन के लिए देने हैं, लगभग 20 से 24 मिनट। 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है, 10 से 12 मिनट आप लोगों को वहां पर देना है। सेक्शन सी की बात करें जो कि बायोलॉजी का सेक्शन है, लगभग 50 से 55 मिनट का, तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 22 तक आप लोगों को 5 से 6 मिनट टोटल देने हैं। 1 से लेके 2 मार्क का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 और 25, वहाँ पर 4 से 5 मिनट ईच आप लोगों को देना है, लगभग 12 से 15 मिनट। 4 नंबर वाले क्वेश्चन नंबर 26 में 8 से 10 मिनट। 6 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 27 है, उसमें 12 से 15 मिनट। ठीक है। उसके बाद रिवीजन टाइम लगभग 15 से 20 मिनट का होना चाहिए। आंसर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से चेक कर लेने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, एरर वगैरह करेक्ट कर लेने हैं, डायग्राम, लेबल्स आप लोगों को चेक कर लेने हैं, एमसीक्यूज रिवाइज कर लेने हैं। अब बात करते हैं कुछ गोल्डन रूल्स की। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं इजी क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले करें, कॉन्फिडेंस इससे आप लोगों का बिल्ड होता है। दूसरा, एमसीक्यू सबसे पहले करें, क्विक मार्क्स मिलते हैं। तीसरा, टाइम स्ट्रिक्ट फॉलो करें, एक क्वेश्चन में स्टक मत रहें, ये नहीं कि एक क्वेश्चन आने रहा है तो उसी पे आप टाइम वेस्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। डायग्राम नीटनेस होनी चाहिए, डायग्राम में 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़े, वर्थ इट है। ठीक है। लास्ट 15 मिनट मस्ट रिवाइज फॉर रिवीजन। अब देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैलकुलेटर्स केयरफुली जो आप लोग यूज करते हैं वो नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स में, इसलिए आप लोग जो है कैलकुलेशंस को केयरफुली चेक करें। एक सिली मिस्टेक से 2 से 4 नंबर आप लोगों के जा सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बाद आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी की। तो देखिए, ये डायरेक्टली मार्क्स अफेक्ट करता है। 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यूज की बात करें तो ऑप्शन क्लियरली लिखना है, जैसे ऑप्शन बी है तो आपको बी मेंशन करना है, जो ऑप्शन में दिया है वो भी आप लोगों को मेंशन करना है, जैसे 25 सेंटीमीटर। कटिंग ओवर राइटिंग अवॉइड करनी है जितना ज्यादा हो सके, व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर चेक करना है। अब बात करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तो 3 से 4 लाइन इनफ है, पॉइंट वाइज या पैराग्राफ फॉर्मेट दोनों चलेगा। कीवर्ड्स अंडरलाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल बेस्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो यह रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ये लिख दिया डेफिनेशन। उसके बाद एग्जाम्पल में एक इक्वेशन डाल दीजिए, डेट से। 4 मार्क के क्वेश्चंस के लिए बात करें तो हाफ टू 3/4 पेज आप लोगों को लिखना है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है, डायग्राम्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो बना लेने हैं, सब पॉइंट्स बनाने हैं क्लैरिटी के लिए, कंक्लूजन अगर एप्रोप्रिएट है तो। 6 मार्क्स के लिए बात करें तो 1 से लेकर 1.5 पेज में आप लोगों को लिखना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए जिसमें इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट जो आप लोगों का है और डायग्राम आप लोगों का होना चाहिए और कंक्लूजन के साथ उसको वाइंड अप करना चाहिए। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज करिए, एग्जाम्पल्स को ऐड करिए, काफी रेलेवेंट लगेगा। और लेबल डायग्राम अगर 10 प्लस लेबल्स हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम डायग्राम ड्राइंग टिप्स की बात करें तो पेंसिल का यूज करो डायग्राम्स के लिए, रूलर फॉर स्ट्रेट लाइंस, लेबल्स पेन से यूज आप लोगों को क्लियर करना है, टाइटल डायग्राम का जरूर देना है, एरोज आप लोगों को नीटली एंड क्लियरली बनाने हैं, प्रपोर्शन मेंटेन करना है, किडनी छोटा और ब्लैडर बड़ा नहीं होना चाहिए डायग्राम्स में। और आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, तो आप लोगों की हैंडराइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। स्पीड इंपॉर्टेंट है लेकिन ऐसा लिखें कि वो इजली रीडेबल हो। नो ओवर राइटिंग, अगर मिस्टेक हो तो लाइन से कट कर दो, सिंपली घुचड़ मुचड़ करने की आवश्यकता नहीं है। मार्जिन मेंटेन करो, लाइन स्पेसिंग प्रॉपर रखो, क्वेश्चंस नंबर जो बोल्ड अंडरलाइन करो और पेजेस नंबर करो अगर मल्टीपल शीट्स आप लोगों ने ली हैं तो यहाँ आप लोगों को कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है, क्वेश्चंस का एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है केयरफुली सबसे पहले आपको पढ़ना है। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखना, मार्क्स वेस्ट होते हैं। यूनिट्स मिसिंग कर देना कैलकुलेशंस में, ये भी आप लोगों को अवॉइड करना है। केमिकल इक्वेशंस बैलेंस नहीं करना, या डायग्राम विदाउट लेबल्स आप लोगों ने बना दिया तो ये इनकम्प्लीट रहेगा। वेरी शॉर्ट आंसर फॉर बिग क्वेश्चंस एंड ब्लैंक छोड़ना, कुछ भी रेलेवेंट लिखना जरूरी है आप लोगों को रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट और आपके अपकमिंग बोर्ड्स के लिए मैं कुछ यहाँ पर टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैंने 3 साल के पेपर्स एनालाइज किए हैं, वीडियोस भी हैं चैनल पर, आप उनको देख सकते हैं, उनका लिंक हमने
आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। कुछ कंसिस्टेंट पैटर्न्स हैं। फिजिक्स की बात करूं तो रे डायग्राम्स ऑलमोस्ट हर साल, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेशंस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, मिरर फार्मूला, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेशंस और एनर्जी सोर्सेज, ये तो आपके में सेक्शन है नहीं अब। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स, नोमेनक्लेचर, एसिड बेसिस सॉल्ट, कार्बन कंपाउंड्स, स्टेट सिंबल्स और ह्यूमन सिस्टम्स, हेरिडिटी, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ग्लांस वगैरह के क्वेश्चंस, ये मैंने काफ़ी एनालाइज करे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो हैं इन्हीं मेन कंसेप्ट्स को, इन्हीं पेपर्स को एनालाइज करें, इनकी प्रैक्टिस करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसको प्रॉपर तरीके से आप पढ़ें। उसमें जो दिए हुए डायग्राम्स हैं उनको भी एक बार चेकआउट करें। डायग्राम्स की बहुत प्रैक्टिस करें। अगर आपको डायग्राम बनाने नहीं आते हैं, कोई इश्यूज़ हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और याद रखिएगा जो प्रैक्टिकल फाइल है वो आप लोगों को कंप्लीट कर लेनी है। इंटरनल मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं। प्रोजेक्ट या असाइनमेंट आप लोगों को टाइम पर सबमिट कर लेने हैं। स्कूल टेस्ट आप लोगों को सीरियसली लेने हैं, प्रैक्टिकल देने हैं। हेल्थ आप लोगों को मेंटेन करनी है, प्रॉपर स्लीप फूड लेना है, स्ट्रेस कम से कम लेना है, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन इनफ है। ठीक है, डेली आप 4 से 5 घंटे अगर साइंस के लिए दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये था BSEH हरियाणा बोर्ड क्लास 10 साइंस 2023 सेट ए का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस। तो आज हमने क्या सीखा मैं आप लोगों को बता दूं। क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट पैटर्न और स्ट्रक्चर, हर एक क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी, मार्क्स कैसे लाने हैं, कैसे चाहिए, एंड टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन टिप्स, और बोर्ड 2026 में आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे अपना पेपर, उसके लिए भी हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक हमारे 2024 और 2025 के क्वेश्चन पेपर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी देखिए। जब आप 3 साल के पेपर्स एक साथ एनालाइज करेंगे तब आपको एग्जैक्ट पैटर्न समझ आएगा कि बोर्ड बार बार क्या पूछता है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स की डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं जो भी हमने अभी तक डिस्कस करे हैं। तो अब बात आती है काम करने की। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो बोर्ड्स दे रहे हैं 2026 में। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए, और कमेंट में बताइए कि और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए या फिर ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो सक्सेस है वो मेरी सक्सेस है, याद रखिएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब अपने बोर्ड्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दें। कंसिस्टेंट प्रिपरेशन और स्मार्ट स्ट्रेटेजी से 90 प्लस मार्क्स बिल्कुल पॉसिबल हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फरवरी मार्च 2026 बोर्ड एग्जाम्स। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेहनत करते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए और रिजल्ट देखिए। खुद पर भरोसा आप लोगों को रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पढ़ाई विद गुरु चेला, जहां गुरु और चेला साथ बढ़ते हैं।